कांस्टेंट एयर पॉल्यूशन है, ब्रेन स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर है। नमस्कार, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवंबर का महीना आ चुका है, सर्दियों की आहट भी आ चुकी है, पर एक अनचाही चीज वायु प्रदूषण भी अपने पैर पसार चुकी है। हवा जहरीली हो चुकी है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग और बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये परेशानियां वायु प्रदूषण से होती हैं, पर एक बीमारी या जानलेवा स्थिति वायु प्रदूषण से और भी होती है, उससे हम सब शायद अनजान हैं, और वो है ब्रेन स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात। यह बात हमको नोएडा स्थित कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स न्यूरो साइंसेज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने बताई। उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण के बढ़ने का ब्रेन स्ट्रोक से सीधा संबंध। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज इस मौके को मैं यूज करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा ज्ञान दे सकूं स्ट्रोक के रिगार्डिंग। अगर कांस्टेंट एयर पॉल्यूशन है, एम्बिएंट पॉल्यूशन जिसको हम बोले, उसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर दोनों ही ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक तरीके से रिस्क फैक्टर है। आमतौर पे देखा गया कि अगर पॉल्यूटेंट्स रहते हैं एनवायरनमेंट में और उनको हम इनहेलेशन करते हैं यानी सांस में अंदर लेते हैं, तो कई बार देखा गया है कि रक्त की धमनियों में जाकर ये रक्त की जो कोएगुलेबिलिटी यानी उसे गाढ़ा करने की क्षमता है या क्लॉट बनाने की क्षमता है, ये उसको बढ़ाते हैं। साथ के साथ धमनियों के डैमेज तो होता ही है। तो लॉन्ग रन में देखा गया है, खासकर कि जो लोग काफ़ी वक्त से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में रह रहे हैं, वो एक्सपोजर रहता है, उनको चांसेस ऑफ स्ट्रोक रहते हैं। ये क्लिनिकली प्रूवन स्टडीज अब आ चुकी हैं। अब आइए समझते हैं कि स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। स्ट्रोक, जिसको कि मस्तिष्क आघात भी बोला जाता है हिंदी में, वो सामान्य रूप से दो प्रकार का रहता है। एक प्रकार जिसमें कि रक्त की धमनी फटने की वजह से ब्रेन के एक हिस्से में डैमेज हो जाता है और खून फैल जाता है। दूसरा जो स्ट्रोक होता है उसको हम बोलते हैं इश्केमिक टाइप ऑफ स्ट्रोक, जो कि खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स बनने की वजह से रक्त का प्रवाह पर्टिकुलर एक ब्रेन के सेक्शन पे ना पहुंचने की वजह से भी ब्रेन का डैमेज हो जाने को भी स्ट्रोक कहते हैं। तो आमतौर पे ये दो ही तरीके के स्ट्रोक है। इनको पहचानने का सामान्य तौर पे ये तरीका है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप नोटिस कर रहे हैं कि उनकी थोड़े हाव भाव में चेंज आ रहे हैं, उनका चेहरा एक तरफ गिर रहा है, बोलने में अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनका एक साइड का हाथ या पाँव उसमें कमज़ोरी है, वो उठा नहीं पा रहे हैं अपेक्षा दूसरी साइड का हाथ या पाँव उठाने में, तो ये सब इनिशियल चेंजेस हैं जो कि हमें सेंस करने चाहिए। इसको आमतौर पे फास्ट बोला जाता है, FAST। फास्ट में F फेस के लिए यूज़ होता है कि चेहरा एक तरफ टेढ़ा होना, A आर्म के लिए, S होता है स्पीच के लिए, और T होता है टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस यानी टाइम टू कॉल द डॉक्टर। अगर आपके घर में कोई स्ट्रोक के रिस्क पर है तो समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों को मॉनिटर करते रहें। अगर आप ऐसा सेंस कर लें, समझ लें कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है उनको स्ट्रोक आ रहा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल लेके जाएं बिना वक्त को बर्बाद करते हुए, क्योंकि स्ट्रोक में गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट है। अगर समय रहते पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अगर वो स्ट्रोक इश्केमिक टाइप ऑफ स्ट्रोक है, या जैसा कि हम समझे कि रक्त की धमनियों में क्लॉट आने की वजह से अगर रक्त का प्रवाह रुका हुआ है, हम रक्त पतला करने की जो दवाइयां हैं उनको देकर उसको खोला भी जा सकता है। पहले 6 घंटे में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। पेशेंट का फंक्शन भी वापस आ जाता है और जान का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो देखा गया है कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ये कंट्रीब्यूट करती है जिनमें इस तरीके के स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, इनमें आमतौर पे देखा गया। साथ में मोटापा, पुअर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, बैड फूड हैबिट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर प्ले करते हैं स्ट्रोक। याद रखें, स्ट्रोक को जितनी जल्दी पहचान कर उपचार किया जाए, रिकवरी की संभावनाएं उतनी अधिक होती है। अगर कोई आदमी ब्लड प्रेशर से डायग्नोस है तो उसका बीपी एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी एक तरीके से हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, क्योंकि बड़े बीपी के साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि रक्त की धमनियां फट सकती हैं ब्रेन के अंदर, जो कि पेशेंट को प्राण घातक स्थिति में भी पहुंचा सकती हैं। सो दवाइयां आप समय पे लें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें, और
घर पे भी मैं ये बोलूँगा कि एक मशीन रखें। इस तरीके के जो पेशेंट रहते हैं जो जिनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, रेगुलरली ये मॉनिटरिंग करते रहें कि इनका ब्लड प्रेशर मॉर्निंग का बीपी बढ़ा हुआ रहता है या शाम का बढ़ा हुआ रहता है। इससे एक आइडिया भी हमें मिल जाता है कि दवाई सवेरे दवाई शुरू करनी है ज़्यादा या शाम को दवाई शुरू करनी है ज़्यादा। और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर आप एलिमिनेट कर देते हैं स्ट्रोक का, जैसे कि हाथ में वीकनेस, चेहरे पे वीकनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, बोलने की शक्ति, स्पीच। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं और जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ लेके आएं और अपने जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आगामी हेल्थ अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।